हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 17 देखने वाले हैं, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या बनती ही जा रही है और बन गई है। तो बच्चों, पाठ का नाम है आर्थिक समस्या चुनौती, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी ये सबसे बड़ी है। तो बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस समय की जो बेरोजगारी दर है वो आजादी के बाद से 70 सालों के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी जो है वो अब 2021 के अंदर नोट की गई है। सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार जो है वो 2020 के अंदर हैं। तो बच्चों, इस पार्ट के अंदर जो है वो लगभग 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, और आपकी जो थर्ड यूनिट टेस्ट के अंदर उसके अंदर भी ये पूछा जाएगा। और बच्चों, ये पार्ट ऐसा है कि आप इस पार्ट को अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। फर्क आपको यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे दर देखी गई, कितने परसेंट वगैरह, ठीक है, गरीबी के निवारण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, उसका सन वगैरह आपको याद करना होगा। तो भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, दूसरा मूल्य वृद्धि, काला धन, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है। एक तो बच्चों, अब बेरोजगारी होने का रीजन क्या है। जैसा कि आपने देखा कि सरकारी पद जो है अभी हर जगह खाली है, लेकिन क्या होता है, सरकारी पदों पे सरकार जो होती है लोगों को नियुक्त करती नहीं है। जैसा कि हमारे गुजरात में ही लगभग 6-6.5 हजार कुछ स्कूल्स हैं गवर्नमेंट वगैरह, जिसके अंदर 1700-1800 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें बिना प्रिंसिपल के ही स्कूल चल रही है। और ऐसे ही हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक रीजन यह बताया गया, तो पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा मूल्य वृद्धि, तीसरा काला धन, और फिर गरीबी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है। तो बच्चों, आपको एक जानकर हैरानी होगी कि हमारा पूरे इंडिया का 20% पैसा जो है अमीरों के पास है लगभग, बाकी 80% पैसा जो है वो सभी लोगों के पास है, जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। जिसमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार हम यहाँ पे अध्ययन से यहाँ पे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गरीबी समाज का सबसे बड़ा वर्ग अपने जीवन के मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताओं जैसे कि अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण, स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, तब समाज की ऐसी परिस्थिति को दयनीय अथवा तो गरीबी कहा जाता है। तो यानी बच्चों, आप कह सकते हो कि कोई भी इंसान जो अपने जीवन जीने के लिए मूलभूत और आधारभूत आवश्यकता जैसे कि अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता ना कर सकता हो, अथवा तो अपनी न्यूनतम जो जरूरत की चीजें उसे पूर्ण ना कर सकता हो, तो ऐसे स्थिति को गरीबी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में समाज को रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। मतलब जो ऐसी स्थिति में रहता है तो उस स्थिति के इंसान को गरीब माना जाता है। आगे दिया, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग, यानी जैसे बीपीएल कार्ड भी दिया जाता है, गवर्नमेंट ने ये सुविधा चालू की है। तो इसका फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी का जो प्रमाण जो है वो व्यक्ति के जीवन के लघुत्तम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के सामान्यतः लक्षण निम्नानुसार होते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम देखेंगे गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट दिया, जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता हो, यानी 2 वक्त की रोटी ना मिलती हो, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त ना हो, यानी घर ना हो, न चाहे हुए भी गंदे आवास या स्थल क्षेत्रों में रहना पड़ता हो, यानी जैसे कि झोपड़पट्टी वगैरह कह सकते हैं। उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से कम हो, यानी उनकी जो आय है, जैसे अभी इस समय मजदूरों का भाड़ा जो एक दिन का चलता है, मजदूरी 400-500 रुपए चलती है, तो उनको उससे कम मिले, 100-200 मिले, तो ये क्या हो जाएगी, उनकी निर्धारित अब जो अपेक्षा आय है उससे कम होती है। उनकी आयु जो होती है वो राष्ट्रीय औसत आयु से भी क्या होती है, कम, यानी जल्दी बेचारे वो मर जाते हैं।
जो अधिकांशतः निरक्षर होते हैं यानी बिना पढ़े लिखे होते हैं। पौष्टिक आहार के अभाव में छोटे बड़े रोग से बेचारे वो क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी अथवा तो काम धंधे पर जाना पड़ता है। यानी बच्चों, ऐसे जो बेचारे गरीब रेखा के जीने वाले जो लोग होते हैं, उनके जो बच्चे जो होते हैं, पढ़ने की उम्र में बेचारे वो क्या करते हैं, काम धंधे पर जाने लगते हैं ताकि अपने घर का पेट पाल सकें। आखिरी पॉइंट दिया है, जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर भी क्या होती, अधिक होती है। यानी बेचारे बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण यानी सही भोजन आहार ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु जो होती है वो जल्दी बेचारे मर जाते हैं, गुजर जाते हैं। आगे दिया है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं वो यहाँ पे अब हम देखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट दिया है, ग्रामीण यानी गांव और शहरी दोनों क्षेत्रों के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले पारिवारिक आय बहुत कम होती है। यानी उनकी जो पारिवारिक यानी जो आय जो होती है, उम्र जो होती है बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार अथवा तो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार को बीपीएल कहा जाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, मतलब अंत्योदय परिवार। आगे दिया हुआ दूसरा पॉइंट, सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की है। इन दुकानों पर उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। साथ ही उन्हें 1 से 2 रुपए किलो में चावल और साथ ही 1 रुपए किलो में गेहूं वगैरह मिलता है हर महीने उनके लोगों के हिसाब से। ऐसे परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे कि अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन वगैरह ये जो है कंट्रोल से मिलता है सस्ते दामों पर। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा लाने का प्रयास किया है। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियामक व्योड ओरे ने प्रस्तुत किया था। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में जब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाला उपभोग जो है व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। यानी जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, ये सारी जो उत्तम सुविधा वगैरह इन सबको ध्यान में रखकर गरीबी रेखा के जो होता है उसे पहचाना जाता है। मतलब जो इंसान इन सारी सुविधा से क्या है, सारी सुविधा उनको नहीं है उन सबके पास ही, तो वो गरीब रेखा के पहचाने जाएंगे, मतलब गरीब कहा जाएगा। गरीब रेखा का मापदंड समय, स्थल, संयोग और परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे कि अभी मान लीजिए हमारे भारत में गरीब का प्रमाण ज्यादा है, लेकिन जैसे ही गरीब हमारे देश में कम होंगे, यानी उनका जो जीवन स्तर सुधरेगा, वैसे वैसे गरीब के जो संख्या होगी वो भी क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी और उनके जीवन में सुधार आता जाएगा। आगे का टॉपिक हमें दिया है, गरीबी का मापन किस तरह करते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की व्यक्तियों की जनसंख्या जानने की 2 पद्धतियां हैं। तो पहला दिया है, किसी एक परिवार के द्वारा विभिन्न वस्तु या सेवा के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, यानी एक परिवार में कितने लोग हैं और उन पर कितना पैसा खर्च करते हैं उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं। दूसरा, परिवार के द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर भी हम उनकी गरीबी रेखा का मापन कर सकते हैं, अर्थात परिवार में अधिक से अधिक 5 सदस्य निर्धारित हैं। आगे दिया, निरपेक्ष गरीबी, समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसे प्राथमिक आवश्यकताएं लघुत्तम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में असमर्थ हो तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। यानी जो प्राथमिक आवश्यकता है जो है उसे वो प्राप्त ना कर सके, समर्थ हो उसे प्राप्त करने में, तो उसे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। दूसरे, सापेक्ष गरीबी क्या होती है, समाज के भिन्न भिन्न आय वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता है, दूसरे से कम आय प्राप्त करता हो तो वो सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है। ऐसे सोच विकसित देशों में है, मतलब ऐसी सोच जो है वो क्या है, विकसित देशों में। यानी जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड की
दोनों सेम कंपनी में काम करते हो, एक ही पोस्ट पे काम करते हो, किसी की पगार 20,000 है, आपकी पगार 10,000 है, तो जिसकी पगार 10,000 होगी उसे गरीब कहा जाता है, मतलब विकसित देशों में जैसे अमेरिका, चीन के अंदर। अब रुपए 10,000, 20,000, 30,000 ये तीन व्यक्ति की आय अलग अलग है। बी व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की आय जो है कम है, जबकि ए व्यक्ति जो है वो गरीब माना जाएगा, मतलब बी की अपेक्षा। उसके बाद इसी तरह सी व्यक्ति के सापेक्ष ए और बी दोनों की आय कम होने से ये दोनों गरीब माने जाएंगे सी की तुलना में। आगे हमें दिया हुआ है भारत की गरीबी। भारत की योजना आयोग में 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 रुपए यानी प्रति परिवार खर्च जो है वो 4,080 रुपए और शहरी प्रति व्यक्ति मासिक खर्च जो है वो 1,000 अर्थात प्रति परिवार रुपए 5,000 रुपए का अनुपात निर्धारित किया था। यानी गवर्नमेंट जो है वो महीने का 5,000 रुपए देती है 5 लोगों के लिए खर्चे के लिए, अर्थात आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए एक इंसान को। इसके नए मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबी की जो संख्या थी जो थी वो घटकर 27 करोड़ हुई थी, और यानी कह सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर 135 करोड़ आबादी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कम से कम 20 से 25 करोड़ जो है वो आबादी हमारी इंडिया की कैसी गरीब है। कुल जनसंख्या से लगभग 21.9% हो गई है, यानी हमारे इंडिया में 100% में से कुल मिला के कह सकते हैं राउंड फिगर 22% लोग क्या हैं, गरीब हैं। भारत में 2009 और 2010 में मतलब गरीबी की कुल मात्रा जो है वो जनसंख्या के 29.8% थी, यानी पहले ज्यादा थी, 1-2 साल के अंदर कम हो गई। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं, यानी 35,47,000 करोड़, यानी 35 करोड़ 47 लाख जो है हमारे इंडिया में इतने गरीब रह रहे हैं। विश्व बैंक में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 से 2008 के भाव में प्रति व्यक्ति दैनिक आय यूएस की 1.9 डॉलर निर्धारित की गई थी। अब $1 लगभग 70-75 रुपए को चल रहा है, जो गरीबी रेखा का मानक है। विश्व बैंक के एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में से 32.7% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे, जिनकी जनसंख्या 45 करोड़ 6 लाख थी, मतलब 60 लाख है इतना दिया वो 60 लाख। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या कि अभी जैसे हमारी आबादी आप कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में से आपके क्लास के जो लगभग 10 बच्चे जो होंगे 30 में से, वो बच्चे कैसे होंगे, बेचारे गरीब होंगे, यानी वो उनको सही से खाना पीना नहीं मिलता होगा, ऐसा कह सकते हैं। कब? 2010 के अंदर। उसके बाद यूएनडीपी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 के अंदर गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या से 21.92 यानी 22% था। भारत की कुल गरीबी 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 यानी 21 करोड़ 65 लाख लोग थे, जबकि शहर के अंदर जबकि शहर के अंदर 25.7% यानी शहरी क्षेत्र के अंदर 5.28 करोड़ यानी 5 करोड़ 28 लाख थी, जबकि ये कुल कितना परसेंट था, उसका 13% था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग जीते हैं, मतलब शहर के अंदर प्रमाण कम था और गांव में ज्यादा था, क्योंकि गांव में बेरोजगारी का प्रमाण क्या है, अधिक है। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है, जहां पर 36.93% यानी कह सकते हैं 37% लोग जो है बेचारे गरीब हैं, यानी 100 में से कुल 37 लोग क्या है, गरीब माने जाते हैं। जबकि कम गरीब वाला राज्य जो है वो गोवा है, जिसके अंदर 5.09% ही लोग गरीब है, बाकी कह सकते हो आप 94% जो है वो सारे के सारे लोग क्या है, मतलब अच्छे खासे अमीर लोग हैं। गुजरात में गरीबी का अनुपात जो है वो 16.3 यानी 16.5% रहा है। भारत में औसत 30% से अधिक गरीबी वाले अनुपात में राज्यों के अंदर, जिसमें छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा,
आदि में देखा गया है। और ये सब राज्य जो हैं क्या है, शिक्षा के मात्र से भी मतलब पीछे हैं। और यहाँ पे कह सकते हो क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है इन राज्यों के अंदर, ठीक है। पढ़े लिखे लोग कम हैं, ठीक है। और वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, इसलिए इनका बेरोजगारी का प्रमाण भी क्या है, ज़्यादा है। भारत में विपुल मात्रा में प्रकृति संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है हमारा भारत, परंतु इन विपुल संसाधनों का सुयोग्य लाभ उठाने की क्षमता का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल्य का अभाव। यानी कि बच्चों हमारे देश के अंदर संसाधन तो बहुत सारे हैं, विपुल मात्रा में है, बहुत सारे मात्रा में, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए क्षमता का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल्य का अभाव होने से वर्षों की त्रुटिपूर्ण यानी गलतियां जो है वो आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्ति का लोग जो है वो कल्याण मतलब अच्छे से और सुख समृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम इसका उपयोग न होने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात जो है वो घटा है। इससे कहा जाता है कि अमीर भारत में गरीब रहते हैं, यानी अमीर जो है भारत में क्या रहते हैं, गरीब रहते हैं। पहला पॉइंट अभी इसमें दिया हुआ है, ग्रामीण गरीब यानी गांव में रहने वाले गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में अधिकांशतः भूमिहीन कृषि मजदूर यानी जो बेचारे कृषि के मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है, गृह उद्योग या कुटीर उद्योग के कारीगर यानी जो घर में काम करते हैं अथवा तो बाहर काम करते हैं, सीमांत किसान जो है वो भिक्षुक भिखारी, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजाति काम चलाओ कारीगर आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव के इलाकों में जो गरीब देखने मिलते हैं उन सबका समावेश ग्रामीण गरीब के अंदर होता है, जो गरीब रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। आगे बच्चों दिया हुआ शहरी गरीब यानी शहर में कौन कौन से गरीब देखने मिलते हैं उसको शहरी गरीब कहा जाता है, जो गरीब शहरों में पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में काम चलाओ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले गल्ले, होटल ढाबा पर, ऑटो गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक अपने न्यूनतम जीवन की आवश्यकता भी संतुष्ट यानी उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं और गरीबी में बेचारे सड़ रहे हैं, मतलब वहां में गरीबी के अंदर रहे हैं। यानी जो शहर में जो लोग आए हैं, जो काम चलाओ मजदूर जो रोजगार करते हैं वहां पे, और बेरोजगार दैनिक मजदूर जो है वो दिन डेली मतलब काम करते हैं, ठीक है। जैसे कड़िया मजदूर हो गया, आज मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कल का भगवान भरोसे हिंदू होटल, ठीक है, ऐसी बात है। कल अगर काम आया तो ठीक, नहीं तो बेचारे वो भूखे सो जाते हैं। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी उद्भव के कारण यानी गरीबी जो है वो उसका उद्भव होने का मेन कारण क्या है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्राम क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई है। आपने स्टूडेंट देखा ही होगा, क्योंकि गांव के अंदर जो है वो उद्योग वगैरह होते नहीं है, इसलिए वहाँ पे गरीबी का प्रमाण क्या होता है, ज्यादा होता है शहरों की तुलना में। इसमें पहला देखते हैं यहाँ पे, कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा के कारण कृषि के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली आय में कमी। यानी गांव के अंदर जो है विकास नहीं है, दूसरी चीज तो कह सकते हैं पावर की सुविधा नहीं है, और तीसरी चीज यहाँ पे सिंचाई की सुविधा ना होने के कारण कृषि क्षेत्र में उनकी जो आय जो होती है यानी पगार उसमें क्या होती, कमी होती है, यानी जो बिक्री में कमी होती। कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसर का भी गांव में क्या होता है अभाव, जैसे इंडस्ट्री वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारों के आवश्यक ज्ञान कौशल्य एवं कृषि या प्रशिक्षण के अभाव के कारण, यानी जो बेचारा किसान है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उसके पास ज्ञान शिक्षा और कौशल्य की कमी और कह सकते हैं एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण वो बेचारे क्या है, गरीबी का उद्भव होता है। आगे जाति प्रजा अथवा तो रूढ़ियों परंपराओं के कारण रीति रिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। यानी जाति प्रथा, रूढ़ियों और दिखावा के कारण जो होते हैं जैसे उनके वजह से एक गरीब जो होता है कर्जदार बनता है और बाद में वो गरीब बन जाता है। जैसे कि लोन पे मोबाइल ले लेना, भले आप 10,000 कमाते हो फिर भी आपको 20,000 का मोबाइल लेना, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, गरीबी होने का एक आसार पहले से दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आगे दिया, निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण अन्याय के भोग बनते हैं। यानी जिस किसी के पास ज्ञान कम होगा, निरक्षरता हो गई, नहीं पढ़े लिखे कम होंगे, तो उनका
अधिक अनुपात में क्या होता है, लोग शोषण करते हैं क्योंकि उसके बारे में, किसी चीज के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता, तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लोग नहीं ले सकते हैं, तथा उनके पास सरकारी जो योजना जो होती है उसकी जानकारी ना होने के कारण उसका वो लाभ भी नहीं ले पाते हैं। तो ये सब गरीबी उद्भव के कारण थे। आगे हमें दिया गया है, आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकता और उसके आर्थिक हितों की अपेक्षा होने से, यानी मनुष्य कमाता तो कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा करता है, तो वो उसकी अपेक्षा की वजह से भी गरीबी उद्भव के निवारण, उद्भव होने का मतलब कारण बनता है। आगे दिया, नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला, खाद्य पदार्थों का उत्पादन जो है वो घटा है, जिसमें अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य क्या हो गए, बढ़ गए, जिससे 2 समय का पर्याप्त भोजन भी एक गरीब इंसान जो है वो प्राप्त कर पाता नहीं है, जिसकी वजह से गरीबी का क्या होता है, उद्भव होने का ये कारण है। आगे हमें दिया हुआ है, आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण जो है वो उनकी अर्थव्यवस्था टूट गई और कुटीर कह सकते हैं और लघु उद्योग समाप्त हो गए, जिसमें स्थलांतर बढ़ा, मतलब स्थलांतर यहाँ से वहाँ जाना बढ़ा, और कृषि की आय क्या हुई, घटने से गरीबी, कुपोषण, विविध रोगों के शिकार बने, स्वास्थ्य विषयक खर्चे बढ़ने से आय स्थिर रही, उपचार दवा का खर्च में वृद्धि हुई, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, परंपरागत व्यवस्था, कुटीर उद्योग के नष्ट हो गए, स्थलीय बाजार बंद हो गए से बेकारी उद्भव हुई। यानी टेक्नोलॉजी के परिवर्तन आने से, जैसे कि पहले लोग संचा खाता में ज़्यादा लोग काम करते थे, अब न्यू न्यू मशीन ऐसी आ रही है कि जो आदमी 10 लोग काम करते थे वही एक मशीन जो है वो अकेले काम करती है एक ऑपरेटर की मदद से। तो ये तो पहला टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने से लोगों का बेरोजगार बढ़ने लगा, कुटीर उद्योग जो है वो नष्ट होने लगे, और स्थलीय बाजार जो है वो बंद होने से बेकारी में वृद्धि हुई, जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ने लगी, बाल मृत्यु दर जो है क्या हुई, घटी, औसत आयु सीमा क्या हो गई, बढ़ी, श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से बेकारी क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरी तरफ उनकी आवश्यकता की वस्तु की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़ने लगे, यानी खाने वाले लोग ज़्यादा हैं और उसका जो सेवन जो है दाल चावल कैसे खाने की चीज़ वस्तुएं क्या हैं, कम है, जिससे क्रय शक्ति कम हुई, जीवन स्तर गिरा और अंत में गरीबी के अंदर वृद्धि हुई। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े, ये पॉइंट्स कैसे थे, गरीबी उद्भव के कारण बनते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, गरीबी उद्भव का कारण क्या ये पूछा जाता, तो आप बच्चों ये लिख सकते हो बना के। आगे हमें दिया हुआ है, गरीबी निवारण की व्यूह रचना, किस प्रकार गरीबी को दूर कर सकते हैं उसकी व्यूह रचना। गरीबी का विष चक्र जो है वो भारत में उसका पकड़ जो है बहुत ही मजबूत रहा है, जिसके कारण से संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किस प्रकार की व्यूह रचना अपनानी चाहिए यह समझना सरल होगा। यानी गरीबी को दूर करने के लिए कौन सी यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है उसे समझना बहुत सरल होगा। अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई, यानी 5 वर्षीय योजना। अब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण शिखर भले ही शहरों में हो, यानी जो स्वर्ण का शिखर है अर्थतंत्र का वो भले ही शहरों में हो, परंतु उनके जड़ें तो गांवों में ही हैं, क्योंकि वो लोग गांव से ही आते हैं शहर पे काम करने के लिए। गांव ही भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाज पात्र बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामोदर पर खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि शहर में जो रहने वाले जो लोग हैं वो जो खाते हैं सब्जी वगैरह वो गांव से ही आती है। भारत का सच्चा आर्थिक विकास जो है वो सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, गांव के विकास के द्वारा ही संभव है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय भारत उदय, यानी गांव का ही उदय, जिस मतलब अगर गांव का उदय होगा गांव का, उससे भारत का उदय होगा, के कार्यक्रम के द्वारा ग्रामोदय के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचार को अमल में रखकर केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबी निर्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधा, कृषि क्षेत्र का विकास और गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल देकर
अनेक नई योजना और कार्यक्रम अमल में रखे हैं। इसके द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिणाम स्वरूप आय बढ़ने से गरीबी क्या होगी, घटेगी। नंबर 1 व्यू रचना दी गई। आजादी के बाद वर्षों में आयोजन में गरीबी हटाओ के सूत्र के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर और भारी एवं चाबी रूप उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिए, यानी गरीबी हटाओ के उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए, जिसके कारण शहर विकसित हुए और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल में कृषि क्षेत्र का विकास साधकर देश में उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही रोजगारी के अवसर बढ़ेंगे तो रोजगारी के अवसर बढ़ेंगे, यानी रोजगार बढ़ेंगे तो रोजगारी भी बढ़ेगी। उससे आय बढ़ने से गरीबी की स्थिति सुधरेगी। उद्योगों के विकास में से उद्योग मालिकों को मिलने वाले अधिक लाभ उद्योग मालिकी, धनिक किसानों, जमींदारों जैसे धनिक वर्गों को मिलती आय की वृद्धि का लाभ क्रमशः गरीब तक पहुंचेगा। यानी रोजगार बढ़ेंगे तो रोजगारी भी बढ़ेगा। इससे गरीब की संख्या घटेगी, परंतु यह व्यूहात्मक आशावाद ठगी निकला। मतलब ये जो सोच थी, क्या निकला? ठगी निकला। देश में आर्थिक विकास की गति जो है वो धीमी रही है और मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण गति धीमी रही। यानी जो इंसान चालाक है, कंपनी में चालाक है, तो उसके पगार ज्यादा मिल जाती है, और साथ ही कोई अगर इंसान सीधा है तो उसको पगार उतनी ही मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती है दूसरे की तुलना में। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण होने से आय और संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के शीर्ष कुछ धनिक लोगों के हाथ में ही रहा है। यानी आर्थिक विकास जो है मंद होने से, अन्यायी और असमान वितरण होने से जो समाज के कुछ धनिक लोग जो हैं वो उन्हीं के बीच में, जैसे कुछ ही लोग जो हैं वो अमीर रहे हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों का विस्तरण ना होने से, यानी जो आर्थिक विकास का विस्तरण यानी ना फैलने से गरीबी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और आय के असमान बंटवारे से धनिक अधिक और अधिक धनी बनते गए और गरीब अधिक गरीब बन गए। दूसरा दिए, सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों की जीवन में अनिवार्य वस्तुएं प्राप्त होती रहे, उसका उत्पादन बढ़े एवं इस उद्देश्य से अमीरों की उपयुक्त चीज वस्तु एवं सेवाओं को मौज शौक तथा भोग विलास की चीज वस्तु सेवा पर उनकी आय पर ऊंचे कर लगा दिए, टैक्स लगा दिए गए जो अमीर लोग ज्यादा यूज करते हैं। इनके साथ ही गरीबों के चीज वस्तु पर उपयोग खर्च जो है वो कम कर दिए गए, घटा दिए गए। आय का बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए खर्च ना हो, तो इसे ध्यान में रखकर ऐसी उपयोग की जीवन की आवश्यकता वस्तु का सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएफ अधीन उचित मूल्य की दुकानें एफपीएस के द्वारा निश्चित प्रमाण में राहत दर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने का व्यूह अपनाया। इस तरह धनिक वर्गों की वस्तु का उत्पादन घट गया और उत्पादन के साधनों का बंटवारा गरीबों के चीज वस्तुओं के उत्पादन की तरफ बढ़े, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। इस प्रकार गरीबी की रोजगारी बढ़े एवं कार्य क्षमता भी बढ़े, उत्पादन बढ़े और अंत में आय में वृद्धि हो तो जीवन स्तर भी सुधरे, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। नंबर 3 दिया गया, गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गणोत धारा, कृषि मालिकी की सुरक्षा जैसे अनेक कानूनों से ग्रामीण क्षेत्र में धनिक किसानों एवं जमींदारों के आय में कमी करके भूमिहीन कृषि मजदूरों गणोतियों की आय में वृद्धि हो। इस तरह गरीबों की स्थिति में सुधार लाने की व्यूह रचना अपनाई सरकार ने। नंबर 4,
सरकार ने कृषि पर आधारित अन्य उद्योग, अन्य प्रवृत्ति विकसित हों, जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, विशेष प्रोत्साहन सहायता दी। किसने? सरकार ने। स्वावलंबन यानी खुद पर निर्भर रह सके क्षेत्र में यंत्रों का कम उपयोग, ऐसे धंधे, उद्योगों, रोजगार बढ़े एवं परंपरागत व्यवसायों, हस्तकला एवं कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति घोषित करके आर्थिक सहायता दी। कुछ गृह उद्योगों को कानून से आरक्षित रखे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सृजित हुए। ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अवसर मिले। इस उद्देश्य से शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल्य में वृद्धि हो, ऐसे प्रबंध किए गए जिससे उसमें रोजगार लक्ष्य क्षमता का विकास हो। रोजगार के नए क्षेत्र खुले, जिससे आय बढ़ी और परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में सुधार लाने की व्यूहरचना के रूप में अनेक कल्याणकारी स्वरोजगारी के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, परिवार नियोजन, संचार, अंतर सुविधा युक्त ढांचे में सुधार किया। सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सुधार किए। फसल की विविध प्रजातियां विकसित की, जिसमें बीज, खाद, ट्रैक्टर की सुविधा के लिए सस्ते बैंक लोन उपलब्ध करवाकर ग्रामोद्धार के अंतर्गत अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए। महत्वाकांक्षी कदम सरकार ने उठाए। स्थलीय स्तर पर युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले, जिससे शहरों की तरफ स्थलांतर घटे और शहरों पर जनसंख्या का भार घटे। ग्रामीण या नगर स्तर पर विद्यालय एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अब बच्चों माध्यमिक यानी 9-10 और उच्चतर माध्यमिक यानी 11-12 नजदीक के अंतर पर कॉलेज शुरू करके टेक्निकल एवं व्यवसाय लक्षी पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधा खड़ी की। युवक युवतियों को उच्च शिक्षा पूरा करने तक अधिक सहयोग के रूप में स्कॉलरशिप, फीस माफी यानी कि जैसे अभी माइनॉरिटीज को मिलती है स्कॉलरशिप, आप सभी बच्चों को मिल रही वो चीज, आश्रमशालाओं, कन्या शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन जैसे अनेक कदम उठाए। महिला सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के विविध सक्रिय प्रयास और कार्यक्रम लागू किए गए। इस प्रकार सरकार गरीबी के राक्षस को समाप्त करने से व्यूहात्मक रूप से क्रमबद्ध रूप से कदम उठाती रही है। इन उपायों को के लागू होने पर भी अर्थतंत्र में गहराई तक घर कर गई गरीबी की समस्या को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देने के स्वप्न को साकार करने में विश्व बैंक ने 2030 तक विश्व में गरीबी को निर्मूल करने के विजन को मिशन रूप से पूर्ण करने में भारत और अभी भी कई मंजिलों तक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। गरीबी निवारण कार्यक्रम यानी प्रॉपर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, जिसे पीएपी शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, यानी प्रॉपर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, गरीबों को निर्मूल करने के उपायों को व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा प्रभाव हो, इस तरह विविध कल्याणकारी योजना का सीधा आर्थिक लाभ उन्हें मिले, इस उद्देश्य से तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर आय वृद्धि या गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए। गरीबी निर्मूल कार्यक्रमों योजनाओं को मुख्यतः 5 विभागों में बांटा गया, जिसमें पहला वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम, दूसरा स्वरोजगारी के कार्यक्रम, अन्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम और 5वां जो है वो शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम। वर्तमान में इन 5 क्षेत्रों में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में है, परंतु उनमें से मुख्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं को निम्नानुसार संकलित एवं सर्वग्राही चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कृषि विकास। कृषि विकास में दिया गया सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि, खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की योजना के दर्शाए गए कार्यों में जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सके, यानी सिंचाई में, एक तो सड़क में, दूसरा फिर फसल संरक्षण में, सेंद्रीय कृषि के अंदर,
खेत उत्पादों की बिक्री यानी बेचने में जैसे क्षेत्रों के अंदर जो निजी योजना जो है वो नीचे की योजना में दर्शाए गए कार्यक्रमों से गरीब लोग जो जुड़कर जो है रोजगार प्राप्त कर सकें, जिससे सीधी आय प्राप्त हो एवं गरीबी स्थिति सुधरे। यह मुख्य उद्देश्य है कृषि विकास का। उसमें नंबर 1 पॉइंट दिया कृषि विकास के अंदर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेती को पानी मिले, इस प्रकार जिससे जल संकट को दूर करने में सहायता मिले, जैसे छोटे बड़े कामों को मध्यम कद के चेक डैम खड़े करना। ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे एवं कर्ज से बचाने तथा बेरोजगारी के द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न है। नंबर 2 दिया गया है। तो इसमें पॉइंट में क्या पढ़ा हमने, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी जो कृषि सिंचाई योजना जैसा गांव में भी लगे रहते हैं सबमर्सिबल, तो सरकार की जो तो उसमें पानी सस्ता लगता है, मतलब पैसा जो है कम लगता है, ठीक है, लोगों की तुलना में। नंबर 2 हमें दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को आर्थिक सुग्रंथित करके प्राकृतिक आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सहारा देने की सहायता करना इस योजना का कर्तव्य होता है। मतलब इस योजना के अंदर किया जाता है। समर्थन भाव से कपास की खरीदी एवं बोनस एवं फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया गया सरकार के द्वारा। भावों की स्थिरता के लिए क्षति मुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना भी की गई, यानी नुकसान मुक्त कृषि मूल्य आयोग। नंबर 3 हमें देखते हैं। नंबर 3 दिया गया राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। इसके अधीन प्रत्येक खेती को पानी, उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखे गए। तालाबों की खुदाई, वाटर शेड विकास, टांकी के निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना जैसे नवीनीकरणीय और चेक डैम का पुनरुद्धार करना यानी दोबारा बनाना, रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों को गरीब से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहारा रूपी सहायता की गई। नंबर 4 राज्य सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजना में खरीफ की फसल के लिए काफी कम ब्याज दर बैंक पर कर्ज देना, यानी जो किसान जो कर्ज लेते हैं कृषि के लिए उस पर कम यानी कह सकते हैं ब्याज पर कर्ज देना। पशुपालन के लिए खाद्य संग्रह के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है और केंद्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। आगे दिया है गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा पिछले दशक से गरीबी कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी गई है। नंबर 5 इनाम योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया, जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकता है। इसमें बिलोचियों दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा इस प्रकार कृषि विकास अधिकतम लाभ मिले एक कदम उठाए, जिससे किसान की कृषि व्यवस्था में जुड़े रहे, यह जरूरी है। नंबर 2 ग्रामोदय में भारत उदय। मतलब ग्रामोदय से भारत उदय, यानी जो अगर हमारे जो देश के जो गांव हैं अगर उनका उदय हो जाएगा, विकास हो जाएंगे, तो भारत का भी विकास हो जाएगा। जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसान लक्ष्य योजना में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान, फसलों की रक्षा करने के लिए तार बाड़ लगाने की आर्थिक मदद मिले, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन एवं पशु शेल्टर बांधने के लिए मदद, अत्याधुनिक सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिज क्षेत्र संशोधन, जमीन का सर्वे करके रिकॉर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर मिली ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज दर,
लोन और सब्सिडी के रूप में मदद, पानी की टंकी के निर्माण में मदद, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधार, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइजेशन, कपास, दलहन, मसाले मसालों के उत्पादन में नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, उचित मूल्य मिलते रहे ऐसा प्रबंध, जल संग्रह के लिए जलाशयों में से कांप निकालकर गहरा करना, बड़े करने खेत तालाबों का निर्माण, जलाशयों की नहरों और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना, जल मंदिरों का पुनः स्थापन और चेक डैम की रिपेयरिंग एवं जल के संग्रह शक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कृषि के अलावा समय में रोजगारी मिले एवं साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो। इस समय किसानों को दर्ज से उबरने के प्रयत्न के रूप में विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना में किए हैं। नंबर 3, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ग्राम के अंदर ज्योति यानी उजाला लाने की योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन रात दिन सतत बिजली की आपूर्ति करना, घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना, देश भर में बिजली की सुविधा बिना 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने की नई लाइनें, नए पावर सब स्टेशन स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सब्सिडी के रूप में मदद करके गरीब किसानों की आय में सहायता करने का प्रयास किया है। सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली प्राप्त करने, सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सब्सिडी दी गई है। नंबर 4, आदिवासियों के सर्वगीण विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सहायता। आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास रोजगार योजना के अंतर्गत कृषि विधेयक और बागायती खेती के विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती, ड्रैगिंग और एवं पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। श्रम रस छात्रालय और स्मार्ट आश्रम शालाएं स्थापित की जाती हैं। नंबर 5, सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन देने में रजिस्ट्रेशन में फीस की मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और एवं कृषि खर्च में कमी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 6, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया और गांव एक दूसरे के साथ सड़क मार्गों से जुड़े तथा हाईवे का निर्माण किया गया से जुड़े रहे, इसलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है। शौचालय निर्माण के कार्य जैसे कि रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम अमल में लाए जाते हैं। 7वां, मां अन्नपूर्ण योजना। पिछले साल ये बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है। मां अन्नपूर्ण योजना के विषय में समझाइए। तो बच्चों ये आपको याद रख लेना, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में वितरण करना, गरीबी मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर पर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज जैसे कि 2 किलो गेहूं 2 रुपए प्रति किलो एवं चावल 3 रुपए प्रति किलो के भाव पर उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा देकर राज्य की 3.82 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके अन्य सुरक्षा प्रदान की है, जिससे आय का बड़ा भाग जो है वो अनाज का खर्च करने से बचेगा। इस बचत के माध्यम से अन्य उपयोग की वस्तुएं खरीदकर गरीब व्यक्ति के मुख पर यानी चेहरे पर जो है वो मुस्कान लाकर जीवन स्तर में आधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 8 हमें दिया हुआ है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके अंतर्गत संसद के द्वारा संसदीय क्षेत्र में दत्तक दिए गए गांव में शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगारी की सुविधा बढ़ाकर आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श गांव की रचना एवं स्थलांतर को रोकना, यानी गांव से शहर के आने को रोकना, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति देकर अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, ग्रामोदय सांस्कृतिक विरासत का जतन करना, सामाजिक समरसता
के कार्यों के द्वारा रोजगारी उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, मानव विकास में वृद्धि करना जैसे उच्च उद्देश्य शामिल किए गए हैं। नंबर 9, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहा जाता है। मनरेगा रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है उचित दाम के नारे के साथ खूब ही लोकप्रिय योजना है, जिसमें अगर कंपनी का काम बंद हो तो भी आपको बैठे बैठे पगार दी जाती है, मतलब उसमें फिक्स पगार रहता है, जिसमें राज्य के ग्राम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को जो वयस्क सदस्य यानी 18 वर्ष के ऊपर हो शारीरिक श्रम कर सके ऐसे बिन कुशल कार्य करने में इच्छुक ऐसे परिवार के जीवन निर्वाह के आवश्यक अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 रुपए यानी रोजाना 7 घंटे का 100 रुपए वेतन युक्त रोजगार देने का उद्देश्य है। ये पहला था, अभी बढ़ गया है। इसके अंदर सरकार निर्धारित वेतन पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो भी नियमानुसार बेकारी भत्ता चुकाया जाता है। यहाँ ग्राम विकास के कार्यक्रम कार्य के अंदर व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएं एवं भूमि समतल करने के कार्य, बागायती कार्य, इंदिरा आवास योजना के मजदूरी के कार्य, पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, मुर्गा बकरी के लिए शेड, मछली के सुखाने के यार्ड, कैनाल सफाई, जल संग्रह के कार्य, मार्गों पर वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने की गारंटी देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का कार्यक्रम शामिल है। नंबर 10, मिशन मंगलम। इसके अंतर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की महिला को सखी मंडलों या स्वसहाय समूहों से जोड़कर कौशल्यवर्धक प्रशिक्षण देकर यानी उसे तालीम देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती जैसे गृह उद्योगों के विकास के माध्यम के द्वारा रोजगारी एवं आजीविका उपलब्ध करवाकर गरीबी रेखा के ऊपर लाती है। 10वां दिया है दत्तोपंत डेगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना। इस के द्वारा सरकार के हस्तकला एवं हस्त बुनियाई के कुटीर उद्योग के कारीगरों को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम ब्याज पर बैंक ऋण करवाती है। नंबर 12, ज्योति ग्रामोद्योग यानी ग्राम उद्योग विकास योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आय और उद्योगों के साहसिकता के लिए बेरोजगारी को ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद सब्सिडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया में नए विचारों के साथ रोजगार, युवा उद्योग साहसिकों के प्रशिक्षण, मुफ्त बिजली, जमीन एवं आर्थिक सहायता दी जाती है। नंबर 13 हमें यहाँ पे दिया हुआ है वाजपेयी बैंकेबल योजना। ठीक है, यानी वाजपेयी बैंकेबल योजना सरकारी और ग्रामीण बेरोजगारी को जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष की है और कक्षा 4 में पास हो उन्हें प्रशिक्षण यानी तालीम देकर उद्योगों के लिए या परंपरागत कारीगरों को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रमों को अमल में लाना है। नंबर 4, एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 के तहत हमें दिया गया है राज्य सरकार ने प्रोसेट्स यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्ट के निर्यात में सहायता एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना लागू की है, जिसके द्वारा गरीबी में कमी की जा सके। तो बच्चों अगला पॉइंट है हमारा बेरोजगारी। इसको हम स्टूडेंट्स पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने यहाँ पे गरीबी देखा, गरीबी के निवारण क्या क्या है, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और गरीबी उद्भव होने के कारण क्या, ये सारी चीजें हमने देखी और उनकी डेफिनेशन भी देखे। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो जो है बहुत पसंद